क्या है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। और चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो या चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, स्टार्ट चीजों को बेस से ही करना चाहिए। और सब चीजों का बेस मुझे तो लगता है मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट ही बता सकता है, विच इज YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये होता क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को क्यों इतना वियर्ड बताया जाता है, अगर तुमने पहले भी मेरी वीडियोस देखी है तो तुम्हें पता होगा आई एम फैन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। और तुम्हें अभी आगे आगे क्वांटम कंप्यूटिंग की जर्नी में बढ़ेंगे तो तुम्हें पता लगेगा मैंने कहीं सारे जगह पे स्टॉप लगाया है यूजिंग दिस। मतलब कई सारी एल्गोरिदम्स होंगी, कई सारे गेट्स होंगे जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा होऊंगा YDSC के हेल्प से, और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आई एम 100% श्योर। पहले तो इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट पे पहुंचने से पहले हम इसके टूल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो टूल के नाम पे हमें जरूरत पड़ेगी, सबसे पहला हमारे पास कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होने चाहिए। अब ये कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, मतलब मान लो हमारे पास दो ऐसे लाइट के सोर्सेज हैं, S1 और S2। इससे निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, वेवलेंथ को लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी को म्यू से, और फेज को मैं फाई से फिलहाल के लिए डिनोट करने वाला हूं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूं कि फेज सेम होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकता हूं इनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस या फेज क्या होता है अभी बताता हूं, बट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बता सकता हूं। ये हमारे पास अगर एक वेव है तो जो इसकी ये लेंथ होगी, सिंपल भाषा में उसे वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स निकल रही हैं। अगर मैंने यहां पे एक वेव बनाई है तो उसको रिप्रेजेंट करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरी वेव को एंगल के टर्म्स में लिख सकता हूं, 0, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 पाई। पूरी एक कंप्लीट साइकिल होगी 360 में या 2 पाई में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पाई/2 आ जाएगा, यहाँ 3 पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरी वेव अपने पास है, लेट अस से, अच्छा ये याद रखना, ये इनफाइनाइट पीछे है और इनफाइनाइट आगे भी है। ऐसे ही चलती जा रही है, ये रुकी नहीं है कहीं भी, ऐसे ही पीछे भी चलती जा रही है, ध्यान रखना इस बात का। अब वापस, अगर मैं एक वेव को फिलहाल के लिए ऐसे बना दूं, कुछ ऐसे, अब जरा बताओ इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है। इन दोनों में हमें यह दिख रहा है कि अगर मैं इस वाली वेव को 180 डिग्री आगे शिफ्ट कर देता तो दोनों सेम सेम हो जाती, है ना, समझ पाए ना। अगर मैं नीचे वाली वेव को आगे शिफ्ट कर दूं बाय पाई, जो यहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं पाई से इसको आगे शिफ्ट कर दूं तो ये दोनों वेव्स मैच कर जाएंगी। और ये कितने से मिसमैच हो रही है, पाई से, उसे ही हम बोल रहे हैं फेज डिफरेंस। लेटर से उसको डेल्टा फाई से डिनोट कर देता हूं मैं, बस इतना ही था। यही है हमारे पास फेज डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली, इसका एग्जांपल लेते हैं, ये अपने पास कुछ ऐसे, और दूसरी वेव है लेटर से ऐसे। अब बताओ इनमें कितना फेज डिफरेंस है। तो अभी अभी मैंने बताया कि यहां तक का अगर हम देखें तो ये 90 का फेज डिफरेंस होता है। देखो इनके बीच में फेज डिफरेंस है 90 का। तो मैंने यहां पे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो तुम्हें बताया था, कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है दोनों से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों से निकलने वाले की वेवलेंथ सेम हो। अच्छा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अपने पास एक रिलेशन है, उसको याद रखना, दिस इज द रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, बेसिक फॉर्मूला बट बहुत इंपॉर्टेंट है। वापिस आते हैं, वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, और या तो फेज डिफरेंस हो ही ना इनके बीच में, या तो फेज डिफरेंस हो ही ना, दोनों वेव्स ही ऐसे चल रही हैं बिल्कुल सेम, या फिर एक कांस्टेंट फेज रहना चाहिए। कांस्टेंट फेज तो वैसे रहेगा ही क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है। मतलब अगर इनके बीच में स्टार्टिंग में अगर 90 का फेज डिफरेंस था तो 10 सेकंड, 20 सेकंड या 10 मीटर, 20 मीटर दूर जाके भी इतना ही फेज डिफरेंस रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। तो हम पूरे YDSC में बात कर रहे होंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहूंगा, देखो मैंने डॉटेड लाइन बनानी सीखी है। ओ रुक जाओ, बेइज्जती हो गई, बढ़िया ना। हाँ, तो ये था हमारे पास कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आते हैं, कोहेरेंट सोर्स लाएं कहां से, ऐसे कैसे बनाए सोर्स जिसमें से सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की लाइट एमिट हो, क्या कहां से लाएं ऐसा सोर्स। देखो उस पे आने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा लेजर को डिस्कस करवाना चाहूंगा, तुम्हारे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है।
लेजर का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो मैं 1 मिनट में बताने की कोशिश करता हूं। कोई भी एक गैस लो फॉर एग्जांपल, कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, गैस लिया, उसको किसी तरह से तुमने एनर्जी दी, लेट अस से इन द फॉर्म ऑफ हीट, तुमने उसको एनर्जी दी। जैसे उसको एनर्जी दोगे तो उसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो ये दो स्टेट्स है, वो हायर स्टेट में आ जाएंगे एनर्जी गेन करके। वो जो हीट की फॉर्म में एनर्जी तुम दे रहे हो, वो एनर्जी गेन की इलेक्ट्रॉन्स ने, और वो हायर स्टेट में चले गए। अब क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे प्यार में व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, वैसा ही इसमें भी अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए हैं तो नीचे भी आएंगे। ये कभी मतलब मोस्टली ऐसा क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में गए हैं, ये अपने आप ही वापस आ जाते हैं बाय रिलीजिंग सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। यहां पे कुछ एनर्जी रिलीज करके वापस उस स्टेट में गिर जाते हैं। इस प्रोसेस को या इस एमिशन ऑफ लाइट को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन भी बोलते हैं। याद रखना, स्पॉन्टेनियस एमिशन, अपने आप ही लोअर स्टेट में आके गिर गए। बट देयर इज अ कैच, हमने जब इसको एनर्जी दी, सारे थोड़ी लोअर स्टेट में अपने आप आके गिर जाएंगे। और दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स। हम नहीं बता पाएंगे कितने एटम्स हैं जिनका स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, एग्जैक्टली बता पाना इज नॉट पॉसिबल इन क्वांटम मैकेनिक्स। कितने समय में आके वापस गिरेंगे, एग्जैक्ट टाइम बताओ, इट इज नॉट पॉसिबल। यहां पे अनसर्टेनिटीज होती है, याद रखेंगे। यहां तक समझ आया ना। नेक्स्ट चीज, अब कुछ एटम्स के अंदर क्या होता है, मान लो ये एक हमारे पास हायर स्टेट, फिर ये लोअर स्टेट। अब हमने क्या किया, ये जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स जा चुके हैं, हमने इसमें से कुछ लाइट बीम को पास करवाया, ऑर्डिनरी लाइट बीम। जैसी लाइट बीम इसके पास से गुजरेगी, फॉर एग्जांपल अगर ये एक फोटोन है जिसमें यहां, सॉरी ये एक एटम है जिसके यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है हायर स्टेट में, और यहां से फोटोन जा रहा है, यहां से फोटोन जा रहा है। जैसे ही मान लो लाइट बीम यहां से पास की, तो अगर इसका एनर्जी डिफरेंस, इस फोटोन के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हुआ, एटम्स के पास से गुजरना चाहिए ये फोटोन। जैसे इसके पास से गुजरेगा, इस एटम को समहाउ पता लग जाएगा कि यहां से फोटोन जा रहा है, उसकी इतनी एनर्जी है, तो वो भी एक सिमिलर एनर्जी का एकदम सिमिलर फोटोन रिलीज कर देगा। और तुम बता नहीं पाओगे इन दोनों में से ओरिजिनल फोटोन कौन सा था जो एटम के पास से गया था। समझ पा रहे हो। ऐसे ही ये दो फोटोन हो गए, अब ये आगे दो एटम्स के पास जाएंगे, फिर एटम्स को पता लग जाएगा कि कोई फोटोन हमारे आसपास से गुजरा है, उसी एनर्जी का फोटोन हम भी रिलीज कर देते हैं, तो फिर से फोटोन रिलीज कर देंगे। अप टू सोन ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी। हमने क्या करा, अगर मान लो हम दो मिरर्स को लगा दें और उसके बीच में जितने भी एटम्स थे वो सारे पड़े, और जो फोटोन्स निकल रहे हैं वो इससे बाउंस बैक करते रहेंगे जितने भी फोटोन्स हैं, और वो और ज्यादा फोटोन्स प्रोड्यूस करेंगे अपने जैसे। और अगर मैंने इस मिरर में थोड़ा सा होल किया तो यहां से फोटोन्स बाहर भी निकलने स्टार्ट करेंगे, एंड दीज फोटोन्स आर ऑल सिमिलर, सेम सेम फोटोन होंगे। ये बना दिया हमने कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बस इतना ही था, दिस इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। सबसे बड़ी दिक्कत, एटम को कैसे पता चला इसके आसपास से फोटोन गुजर रहा है? क्या एटम कॉन्शियस है? क्या एटम को पता है तुम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? क्या एटम भी जिंदा है? द आंसर इज नो। नहीं, पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है। समझ पा रहे हो? क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में कई सारी फील्ड्स फैली हुई हैं, जिसमें से एक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही फोटोन, फोटोन क्या होता है, अगर दो चार्ज पार्टिकल है, अगर इन्हें एक दूसरे पे एक दूसरे पे फोर्स लगाना होता है, तो ये लगाते हैं वाया दिस फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम फोटोन बोलते हैं। समझ गए? वाइब्रेशन इज इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फोटोन। तो वो फोटोन जब इसके आसपास से गुजरा, तो एटम के आसपास भी तो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें वाइब्रेशन इसको फील तो होगी कि मेरे आसपास कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है। तो इस एटम का वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे समझ लो एक ऐसी चीज है हमारे पास जो इस एटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखती है। समझ गए? इस एटम के फॉर एग्जांपल मम्मी है, सारी इंफॉर्मेशन है इसके पास। ऐसे ही इस फोटोन का वेव फंक्शन है, लेटस है साई 1। ये दोनों जैसे ही फोटोन इसके आसपास से गुजरेगा, इनके जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप कर जाएंगे। इस ओवरलैपिंग की वजह से इस एटम के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है इस फोटोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, तो एनर्जी के बारे में भी पता होगा।
तो इसकी जब ये वेव फंक्शन ओवरलैप कर जाएंगे तो इस एटम को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके पास कितनी एनर्जी है जो फोटोन मेरे आसपास से गुजरा है अभी। तो वो भी अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है और इसके लोअर लेवल में और हायर लेवल में भी उतना ही एनर्जी गैप है जितने का फोटोन अभी गया था, तो ये भी फोटोन को रिलीज कर देगा कि जा सिमरन जा, वैसे वाली कहानी। तो ये भी अपना फोटोन रिलीज करेगा, जैसे यहां से फोटोन जा रहा था, एक यहां से भी फोटोन निकलना स्टार्ट होगा, एंड एट द एंड दोनों खुशी खुशी सेम फोटोन निकलेंगे। ऐसे ही रुकेंगे थोड़ी, यहां पे लालची हैं ये कमीने, ये और ज्यादा एटम्स के आसपास से जाएंगे और बहुत सारे फोटोन्स को इकट्ठे कर लेंगे, और हम उससे भी ज्यादा शातिर, हम दो मिरर्स को लगा देंगे। ये जितने फोटोन्स निकल रहे हैं टकराते रहेंगे, इन मिरर से रैंडमली टकराते रहेंगे, और ज्यादा एटम्स के आसपास से गुजरेंगे, और एवलांचे ऑफ फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे। और अगर हमने यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया तो ये जैसे ही फोटोन्स यहां से निकलना स्टार्ट होंगे, दे ऑल वर सिमिलर फोटोन्स, जैसे ही यहां से बाहर निकलेंगे, इसे ही बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि सारे के सारों की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होने वाली, जो वेवलेंथ होगी वो सेम होने वाली है। और यही तो था हमारे पास बेस कोहेरेंट सोर्स का या फिर लेजर का, यही तो क्या कहते हैं उसे, प्रिंसिपल है बिहाइंड लेजर्स। अच्छा, ये जो अब इन्होंने फोटोन को रिलीज किया है, एक तो पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन था कि हमने एनर्जी दी, फोटोन गया हायर स्टेट में और वो लोअर स्टेट में आ गया, कुछ एनर्जी रिलीज करी, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, अपने आप हो गया वो। लेकिन ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी भी फोटोन हमने भेजे थे, इसे बोलते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन। और ये देन है, ये दिमाग है आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन ने सबसे पहले इस प्रोसेस को डिस्कस किया, एंड प्रैक्टिकली कुछ लोगों ने इसको अप्लाई किया और बनाई, फिर सबसे पहले बनी मेजर और उसके बाद आई लेजर। और लेजर पे वर्क जरूर करना है यार, फ्यूचर में अगर कोई एप्लीकेशन पे करना चाहते हो काम, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट बनना चाहते हो, लेजर मस्ट बी द टॉपिक। नाउ इनफ अबाउट लेजर्स, अब आते हैं वाईडीएससी पे। और वाईडीएससी को समझना अब तो आसान ही रहेगा। हमें क्या करना है, सिंपल, हमें यहां पे बनाता हूं मैं डायग्राम। एक लेना है सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। लेट अस से मेरे पास लेजर नहीं है, लेजर नहीं है अगर दो, तो फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं, हमारे पास ट्रिक है। क्या करो, तुम एक स्लिट बना लो, एक पेज लो, उस पे छोटे छोटे दो पीसीस कर दो फॉर एग्जांपल, या फिर मेरी ये फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ, ये फिंगर यहां पे और यहां पे थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है ना, बना दी मैंने डबल स्लिट, बस इससे भी छोटा होना चाहिए गैप। तो ये हमारे पास यहां पे है कोई सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट रैंडम डायरेक्शन में हर जगह फेंकेगा, और यहां पे मैंने एक फॉर एग्जांपल लगा दी है, डॉटेड लाइन बनानी क्या सीख ली, वही निकल रही है। एक ये हमारे पास आ गई स्क्रीन, याद रखेंगे, लेट अस से दिस इज स्लिट 1, स्लिट 2, और ये अपने पास एक स्क्रीन है। अब मजेदार चीज बताता हूं तुम्हें, जैसे ही पहले लड़ाई चल रही थी वो न्यूटन वर्सेस हाइगन की, जो हाइगन्स प्रिंसिपल है या फिर जो हाइगन थे, वो मानते थे कि लाइट इज वेव, और न्यूटन मानते थे कि कॉर्पस्कुलर पार्टिकल्स होते हैं। न्यूटन की थ्योरी गलत प्रूव हो गई, क्योंकि न्यूटन के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं पार्टिकल्स, तो वो थ्योरी नहीं एक्सेप्ट हुई। और मैक्सवेल जैसे ही आए गेम के अंदर, जब उन्होंने बताया कि लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो हम पहले उसी को ही डिस्कस करते हैं। लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स, लाइट इज वेव्स, ठीक है, रिपल्स होते हैं स्पेस में, जैसे पानी में पत्थर फेंको गोल गोल बनने लग जाता ना, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। और ये किस चीज में रिपल्स बनते थे? अकॉर्डिंग टू दोज फिजिसिस्ट, पूरे यूनिवर्स में एक मटेरियल होता है जिसे ईथर बोलते हैं, ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं है, लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, बट वो मान के चलते थे, तो हम उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है ईथर टाइप। यहां से आई वेव्स, ठीक है, ऐसे निकली, यहां से कुछ लाइट आएगी बाहर, यहां से कुछ लाइट आएगी, मतलब यहां से भी कुछ ऐसे लाइट बाहर निकलने वाली, वाइब्रेशंस निकलने वाली है, और यहां से भी वाइब्रेशंस निकलने वाली, देख पा रहे हो, आपस में टकराएंगी भी, ये इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और इसी फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी बोलते हैं। याद रखना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है अगर दो अलग अलग स्लिट से लाइट रेज बाहर निकल रही है और आपस में इंटरफेयर कर रही है, और हमें यहां पे क्या देखने को मिलेगा? हमें यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला, जैसे हमने वाटर वेव्स में भी देखा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक एनिमेशन जरूर लगा दूंगा छोटी सी, जिससे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि पानी में कैसे बनता है, वो सिमिलर यहां भी बन रहा था।
मतलब यहां पे अगर हम देखें तो एक ब्राइट बैंड बन रहा था। ब्राइट बैंड का मतलब है यहां हमें लाइट दिख रही थी, उसके बाद लाइट नहीं दिख रही थी, फिर लाइट दिख रही थी, फिर नहीं, फिर ऐसे ही ब्राइट डार्क बैंड बनते गए। ये ऑब्जर्वेशन हमने देखी फ्रॉम वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली डिराइव करना चाहें तो बड़ा ही ज्यादा आसान है। मैं एक ब्रीफ सा इसका डेरिवेशन दे देता हूं, उसके बाद तुम खुद भी वर्क कर सकते हो इस पे। मान लो एक लाइट रे ये है, एक लाइट रे ये है, और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, और ये डिस्टेंस है कैपिटल डी। ऑल दो मैं फिर से बता देता हूं, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आगे भी कर सकते हो वीडियो को, बट अगर जिसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है मेरी तरह वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने यहां से बनाई एक लाइन, जो ये एंगल बन रहा है थीटा, यहां से भी एक लाइन बनाई और ये भी एंगल है थीटा, प्रूव कर सकते हो सिंपली, ठीक है। ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, एंड लेट अस से सेंटर में हमें पता लग गया कि ब्राइट बैंड बन रहा है, बताता हूं क्यों। और मुझे देखना है कि सेंटर से कुछ वाई डिस्टेंस पे कौन सा बैंड बनेगा, ब्राइट या फिर डार्क, वो मुझे देखना था। अभी बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है, हम तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट देख रहे, कोई रीजन नहीं हमें पता ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। या लाइट सिर्फ वेव की ही बनी होती है या उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं, अभी कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ वेव थ्योरी को मान के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वेव तो ऐसे ही बिहेव करती है, एक दूसरे के साथ मिलकर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है। दीज वर्ड्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, दिमाग में उतार लो, कहीं पे लिख लो, बॉक्स बना लो या फिर हाथ पे छपवा लो, वर्ड नहीं भूलना। डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, भाई यही है क्वांटम कंप्यूटिंग के पीछे का राज। क्वांटम कंप्यूटिंग में एक सुपरपोजिशन होती है, एक एंटेंगलमेंट होती है, और तीसरी चीज इंटरफेरेंस है, जिससे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अपना मन चाहा रिजल्ट भी तो लेना है। क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत सारे पार्टिकल्स, कई सारी स्टेट्स में हो सकते हैं, पता हमें, लेकिन रिजल्ट भी तो चाहिए, रिजल्ट इससे मिलते हैं, ध्यान रखना। तो यहां तक अभी हम पहुंचे। हाँ, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया ये भी वेव होगी, यहां से ट्रेवल करके कुछ जा रही होगी, ये भी वेव होगी, यहां से कुछ ट्रेवल करके जा रही है। ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर ही ऐसे डाला है कि ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाए। हाँ, अगर इस डिस्टेंस को मैं डेल्टा मान लूं, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ये बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैं लगाना चाहूं तो tan थीटा आ जाएगा वाई एन, लेट अस से एन, nth नंबर ऑफ फ्रिंज में देखना चाह रहा हूं, तो अपने पास आ जाएगा कैपिटल डी। अगर थीटा को वेरी स्मॉल मान लूं तो क्या होगा, हमें पता है बहुत छोटा थीटा के लिए, स्क्रीन से बाहर तो नहीं चले गए, वेरी स्मॉल लिखा मैंने, ठीक है। तो साइन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली थीटा ही हो जाएगा और टेन थीटा भी थीटा ही हो जाएगा। लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होनी चाहिए, तो डेल्टा बाय डी इक्वल टू वाई एन बाय, ठीक है। यहां से डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी दिस। आसान सा ही था ना। ये हमारे पास एक न्यू टर्म आई है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। और मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, पाथ डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि एक वेव अगर ऐसे है और दूसरी वेव अगर ऐसे है, तो इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है। फेज का तो बताया था ना, कितनी आगे या पीछे करूं कि ये मैच कर जाए, तो कुछ भी नहीं है इनके बीच में फेज डिफरेंस। याद रखना हम फेज डिफरेंस की बात कर पा रहे हैं क्योंकि हम कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें कितना फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इसमें आएगा 0। कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कितना आगे या पीछे करूं करने की जरूरत ही नहीं है। बट सेम चीज को मैं एक और तरह से भी लिख सकता था। एक तो मैंने एंगल के टर्म्स में लिखा, फेज के टर्म्स में लिखा है ना, एक मैं लिख सकता हूं वेवलेंथ के टर्म्स में। अभी मैंने तुम्हें बताया वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, सिंपल एज दैट। यहां पे 0 है, यहां पे लैम्डा है, यहां पे लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा बाय 4 है, और यहां पे 3 लैम्डा बाय 4 है। यहां तक तो समझ आता है ना। तो हम लैम्डा के टर्म्स में भी वेव के जो आगे पीछे हमें करना है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब फेज डिफरेंस की जगह एक न्यू चीज लेके आ सकते हैं, पाथ डिफरेंस। मीटर के टर्म्स में भी चीजों को, या सेंटीमीटर मिलीमीटर के टर्म्स में भी चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनके डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों वेव्स में कितना फर्क है, अभी बताओ, मैं इसको कितना आगे शिफ्ट कर दूं, इस वेव को मैं कितना आगे शिफ्ट कर दूं कि इसका, अच्छा याद रखना ये आगे तो है ही ऐसे, ठीक है, इनफाइनाइट तो हमेशा रहेगी। मैं इसको कितना आगे कर दूं ताकि ये बिल्कुल मैच हो जाए एग्जैक्टली आपस में, मैं इसको कितना आगे कर दूं ताकि ये वेव्स मैच कर जाएं, द आंसर इज लैम्डा बाय 2।
अगर मैं इसको ये वाला पार्ट, ये जो लैम्डा बाय 2 है, इसको खींच के आगे ले आऊं, क्योंकि वेव इसके आगे तो होगी ही, पीछे भी होगी इन्फिनिट तक, बस मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूं, पूरी वेव को उठा के लैम्डा बाय 2 आगे शिफ्ट कर दूं, इसको नहीं खींचना, सिर्फ आगे इसको शिफ्ट करना है, तो हो जाएगा मैच, है ना। एक और चीज यहां से बताना चाहूंगा कि अगर तो दो वेव्स कुछ ऐसे, एक वेव है ये और दूसरी वेव है फिर से ये दोनों मिलके जो इनका रिजल्टेंट होगा वो एक बड़ी वेव होगा। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मिलके एक बड़ी वेव बना रहे हैं। बट एक हमारे पास चीज होती है, एक वेव ये है और दूसरी वेव हमारे पास जस्ट ये है। दोनों में फेज डिफरेंस है पाई का, या फिर पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2 का। अगर इनमें ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई तो ये दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, गिवन इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। इनके ये जो हाइट होती है ना, दिस हाइट ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। याद रखना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये इनके एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड है 10, इसका है 5, तो फाइनल 5 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल सिंपल था अभी तक, यहां तक। और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का भी पता लग गया। अभी के लिए हम इनके एम्पलीट्यूड भी सेम मान के चल रहे हैं, दे हैव सेम एम्पलीट्यूड, क्योंकि मैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट लेके चल रहा हूं, एक ही सोर्स से तो निकल रही थी ना लाइट, इसलिए। तो ये जो डेल्टा है ये पाथ डिफरेंस है, मतलब यहां से लेके यहां तक इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां है? इस पोर्शन में, इस पोर्शन में ये इतने पाथ का डिफरेंस है इन दोनों में। अगर मैं इसका नाम दे दूं P, तो S1P और S2P में इतना सा फर्क था, इसी फर्क को हमने नाम दे दिया पाथ डिफरेंस। हम फेज डिफरेंस के टर्म्स में भी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं पाथ डिफरेंस के टर्म्स में। क्या दोनों में कोई रिलेशन है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, हमें बार बार कंफ्यूज ना होना पड़े कि व्हाट इज पाथ डिफरेंस, व्हाट इज फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता लग जाए, खुद सोचना है इसके बारे में, ठीक है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स लेटर से, ठीक है, इंटू पाथ डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर मैं यहां पे, या सिंपल डेल्टा ही लिख लो, मैंने यहां पे डेल्टा लिखा है। अगर मैं यहां पे देखूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था वाईडीएससी के केस में, वैसे तो ये बहुत ज्यादा डीप थ्योरी है, हम वाईडीएससी पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कब हो रहा था? व्हेन दे हैव जीरो फेज डिफरेंस, या फिर इनमें 2 पाई का हो सकता है। अगर मैं पूरी आगे भी इन्फिनिट तक है वेव, पीछे भी इन्फिनिट तक है, अगर मैं इसको 360 डिग्री आगे कर भी दूं, 2 पाई रेडियंस आगे पीछे कर भी दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम आंखें बंद करो, जैसे फॉर एग्जांपल वही बात हुई, मेरा हाथ इधर है, तुमने आंखें बंद किया, अब कहां है? पूरा 360 घुमा के वहीं ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसा ही कुछ 360 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, इन जनरल देख पा रहे हो 2 एंड पाई पाथ डिफरेंस होने पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो हम यहां पे देख सकते हैं, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस है 2 एंड पाई, तो यहां पे डालना, सॉरी यहां पे डालना 2 एंड पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई कैंसल, डेल्टा आ जाएगा एन लैम्डा, इसकी जगह एन लैम्डा विच इज इक्वल टू वाई एन डी बाई डी। तो याद रखना वाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। दिस इज द कंडीशन फॉर, दिख नहीं रहा होगा ना, यहां लिख देता हूं, yn equal to n lambda d by small d. This is the condition for constructive interference. इतने डिस्टेंस पे हमें ब्राइट बैंड दिखने को मिलने वाला है, एक दूसरे को मिलके बड़ा बना दिया होगा, या फिर ब्राइटनेस ज्यादा हो गई होगी, यहां पे जो बैंड बनने वाला है उसकी, समझ गए? ये ऐसे डिस्ट्रक्टिव के भी निकाल सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव के लिए एंगल कितना होना चाहिए? एक तो ये वेव है और एक जस्ट इसके ऑपोजिट है, ये दोनों में एंगल दिख रहा है पाई का, है ना। पाई का इसमें फेज डिफरेंस दिख रहा है, या फिर 3 पाई हो सकता है, या फिर 5 पाई हो सकता है, अप टू सो ऑन। जनरल देखेंगे तो 2n माइनस 1 पाई। ओड नंबर्स देख रहे हैं ना हम, ओड नंबर्स इस फॉर्म में होते हैं। और यहां पे अगर तुम डालोगे इसे इसी फॉर्मूला में 2n माइनस 1 पाई, तो पूरा सॉल्व करके तुम्हें देखना है इस बार जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा yn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d। ये खुद से चेक करना,
तो अगर हमें कोई पूछ ले फिफ्थ ब्राइट बैंड जो हमें दिखता है एक्सपेरिमेंटली वो कितनी दूर होने वाला है, 5 डाल दो यहां पे। लैम्डा की वैल्यू दी होगी, डी दिया होगा, ये दिया होगा। सिंपल सिंपल, अगर तुम्हें कभी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ जाए तो उसमें ये भी चेक कर सकते हैं। समझ गए? इसका बहुत तगड़ा यूज है, इसीलिए मैं इसमें फोकस करवा रहा हूं। क्लियर है यहां तक? बढ़िया। तो ये था हमारे पास एक छोटी सी चीज विच इज कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझाना। और तुम्हें पता लगेगा मैंने इस पे इतना समय क्यों दिया है। तुम्हें एक सिंगल बुक नहीं मिलेगी क्वांटम मैकेनिक्स में जो कि वाईडीएससी को इस डिटेल तक डिस्कस करती हो, और बाद में सडनली वो लेके आ जाएंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पता लगेगा तुम्हें। हाँ, जब हम सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे, जब वहां पे करंट बहुत सारी सुपरपोजिशंस में होगी किसी सर्किट में, और फिर उसके जब हमें रिजल्ट लेने होंगे तो कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाएं ताकि हमें अपना मन चाहा रिजल्ट मिल जाए। मतलब 50 रिजल्ट अलग अलग आंसर, 50 रिजल्ट हमें अलग अलग मिल रहे होंगे, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, कैसे मिलेगा? बाकी सबको डिस्ट्रक्टिव करा दो, बाकी सबको खत्म करा दो, एक को कंस्ट्रक्टिव करा दो, एक की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दो, तब ये चीजें बहुत ज्यादा काम करने वाली है। इसीलिए मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की वेव की टर्म्स में, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग वाईडीएससी कुछ ऐसा दिखाई देता है। मजेदार लग रहा है ना देख के? ये था अपने पास। अब हमारे पास छोटी छोटी और भी टर्म्स आती है, जैसे अभी तो हमने वेव को भेजा ना। वियर्डनेस बताता हूं क्या हुई। सबसे ज्यादा वियर्डनेस हमारे को तब दिखाई दी, ठीक है ये वेव के लिए तो काम कर रहा है, क्या होगा अगर मैं यहां पे बंदूक की गोलियां रख दूं? तो यहां पे मैंने रख दी गन, ये, और मैं कर रहा हूं भाई साहब रैंडमली फायर, ऊपर नीचे, क्या होगा? शायद ऐसा हो सकता है ना यहाँ पे कॉर्नर वॉर्नर पे टकरा के कुछ गोलियां यहां गिर जाए, लेकिन मैक्सिमम तो यहां गिरेंगी या यहां गिरेंगी, है ना? सामने दो दरवाजे हैं, तुम गोलियां भाई साहब चला रहे हो पागलों की तरह, गोलियां चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, और यहां पे मैक्सिमम गोलियां गिरेंगी, इसके आसपास कुछ गिर सकती हैं। इसका मतलब मैं इसकी कर्व बनाना चाहूं, नंबर ऑफ गोलियां ऑन स्क्रीन, तो कुछ ऐसी बनेगी, सबसे ज्यादा यहां पे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी यहां पे भी हो सकती कॉर्नर पे टकराने के बाद। यहां के लिए बनाऊं तो ऐसा ही कुछ बन जाए, यही तो बनना चाहिए, है ना? दिस हैज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, दिस हैज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड का मतलब ऐसा समझ लो अभी के लिए, नंबर ऑफ गोलियां सबसे ज्यादा यहां पे होंगी, अभी के लिए ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बुलेट्स के साथ भी हमें समझ आ गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये आया कि अब हमने यहां पे फोटोन की जगह, लाइट की जगह या बुलेट की जगह, अब हमने यहां से इलेक्ट्रॉन्स भेजने स्टार्ट कर दिए। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ पार्टिकल, जितना हमें पता था अभी तक। इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही बुलेट वाला काम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, बुलेट्स भी पार्टिकल्स, सेम ही काम होना चाहिए। लेकिन भाई साहब सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हमें समझ आई, इलेक्ट्रॉन को जब हम भेज रहे हैं, सेम वैसे ही इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है जैसे लाइट के लिए हमें दिखाई दे रहा था, कि पहले यहां पे ब्राइट बैंड होगा, फिर उसके बाद डार्क, मतलब कुछ नहीं, फिर यहां पे ब्राइट, फिर यहां पे डार्क, ये लाइट के लिए था ना। बस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसे समझ लो, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिले, यहां नहीं मिले, फिर यहां मिले, फिर यहां नहीं मिले, फिर यहां मिले, अप टू सो। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे आ सकता है ये? है ना, कितना ज्यादा वियर्ड हो गए। तो मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न तो लाइट के लिए है जो कि वेव है, क्या हम यहां से ये मान ले कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव्स एज वेव? लेकिन वो तो पार्टिकल था, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई चीजें। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन को हमने देखना चाहा फिर कि भाई पार्टिकल है या वेव है, हमने लगा दिया इस स्क्रीन पे, यहां लगा दिया डिटेक्टर, एक यहां लगा दिया डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन को यहां से भेजा, जैसे वो स्क्रीन में किसी भी स्लिट में से जा रहा था, S1 में से या S2 में से, जिस भी स्लिट में से जा रहा था, हमारा डिटेक्टर बता सकता था, वो इतना कैपेबल है। लेकिन जैसे ही डिटेक्टर मैंने यहां पे लगाया, इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो गया। समहाउ इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस हो, उसको पता लग रहा हो कि भाई ये तो सामने तो दिक्कत है, ऐसा अभी हमारी इंटरप्रिटेशन निकल रही है ना? ऐसा होता नहीं है। हमने जैसे ही यहां पे डिटेक्टर लगाया, तो भाई साहब यहां पे मैक्सिमम फोटॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी जगह ऑलमोस्ट ना के बराबर, सबसे ज्यादा यहां पे आ गए। ये हो गई दुविधा, मतलब कुछ ऐसा सा बनने लग गया। बड़ा मुश्किल है डायग्राम बनाना जो मैं बनाने वाला हूं। ऐसा सेंटर में मैक्सिमम और उसके बाद कुछ भी नहीं, लेकिन पहले इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह ही बन रहा था। मैंने डिटेक्टर हटाया नहीं, और यहां इंटरफेरेंस पैटर्न वापस आया नहीं। मतलब क्या ही शायरी बोल रहा हूं मैं। यहां से हमने
डिटेक्टर को हटाया और यहां पे इंटरफेरेंस वापस आया देगा, ऐसा कुछ। तो जैसे ही क्या हो रहा है डिटेक्टर रखने से, और मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखा और वियर्डनेस लाता हूं इस कहानी में। हमने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को भेजना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो यहां पहुंचा और फिर मैंने यहां पे डिटेक्टर रख दिया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे, फिर मैंने डिटेक्टर रख दिया। मतलब स्टार्टिंग वाले जो पार्टिकल्स थे वो तो शायद वेव की तरह बिहेव कर जाते, लेकिन जैसे मैं डिटेक्टर को वापस लेके आया, फिर से वो हमें दिखा वेव की तरह नहीं, पार्टिकल की तरह ही बिहेव कर रहा है। एक स्लिट में से एक ही बार जा रहा है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एट ए टाइम भेजें और मैंने डिटेक्टर नहीं लगा रखा है, एक इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं एक समय पे, याद रखना इस बात को। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा और इसी पे ही है, नेक्स्ट में कोई मैथमेटिक्स नहीं होगी। ये हमारे पास है। मैंने क्या किया, एक ऐसी मशीन गन ले ली, ऐसी इलेक्ट्रॉन गन ली जो एक इलेक्ट्रॉन निकालती है एक समय पे, एक एक इलेक्ट्रॉन करके भेजा। एक इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं तब भी मुझे इंटरफेरेंस देखने को मिला। यहां पे स्क्रीन पे जो स्क्रीन थी, यहां पे मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला, ऑल्दो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन भेज रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से इस स्लिट में से, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब इंटरफेरेंस करे एक दूसरे के साथ, यहां से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं। इसका मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, समहाउ इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट में से जाता है एट द वेरी सेम टाइम। जैसे हम उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, वो एक ही स्लिट में हमें दिखाई देता है। मेजर नहीं कर रहे तो वो दोनों स्लिट्स में से जा रहा है एट द वेरी सेम टाइम, जैसे वेव करती है। तो यहां से भी गया, यहां से भी गया, उसके बाद आपस में ही इंटरफेरेंस कर गए ये दोनों निकलने वाली जो भी चीज थी। वी हैव नो आइडिया ये क्या है अभी, बट जो भी यहां से निकल रही थी आपस में इंटरफेयर करे और यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया। जैसे मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। अब ध्यान से सुनो, मैंने अभी डिटेक्टर यहां लगाया था ना, शायद इलेक्ट्रॉन को पता लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्शियस, ठीक है। मैंने डिटेक्टर ही यहां लगा दिया, हम भी चालू हैं, हमने डिटेक्टर की पोजीशन ही चेंज कर दी। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना। जैसे ही एक एक करके इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो उसका वेव बिहेवियर ही था। जब वो स्लिट से निकला तो आगे भी वेव बिहेवियर ही रहना चाहिए, है ना। यहां पे आ गई हमारे पास एक डिटेक्टर। अब इस बार मैंने डिटेक्टर बाद में लगाया है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, सामने उसने देखा डिटेक्टर है, फिर से उसका पार्टिकल नेचर शो हो गया। वी हैव नो आइडिया ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा वियर्ड है क्वांटम मैकेनिक्स। यहां से जब निकला इसका वेव बिहेवियर, मैं चाहता हूं आज पूरा दिमाग खराब हो जाए तुम्हारा, पूरा दिन इसके बारे में ही सोचते रहो। यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो वेव बिहेवियर शो कर रहा था, लेकिन जब सामने इसने देखा कि डिटेक्टर है तो समहाउ इसने, जो अब मैं इंटरप्रिटेशन बोलने वाला हूं वैसे तो वो सही नहीं है, बट मजा आएगा ये सुन के, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों सही नहीं है। समहाउ ऐसा हो रहा था कि ये जैसे यहां पहुंचा तो इसने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाके खुद को ही बता दिया। जैसे मान लो यहां से यहां तक आने में इसको 1 सेकंड लगा, मान लेते हैं 1 सेकंड पास्ट में जाके इसने खुद को बता दिया कि सामने डिटेक्टर है, वेव नेचर नहीं दिखाना, पार्टिकल नेचर दिखाना, वेव नेचर नहीं दिखाना, बिल्कुल सही। तो जैसे ही ये टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया, इसने खुद को बताया, इसने अपने जो नेचर है उसको चेंज कर लिया, वेव से पार्टिकल। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, जब हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को देखना चाह रहे हैं, तो उसका नेचर अलग है, पार्टिकल नेचर। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका वेव नेचर है। और यही बनती है क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत। मेजरमेंट कैसे करें? हर एक इंटरेक्शन क्वांटम पार्टिकल के साथ अगर मेजरमेंट होगी और मेजरमेंट करते ही वो अपना पार्टिकल नेचर शो कर देते हैं, तो मैं अपने रिजल्ट कैसे लूंगा? अभी तक तो सब कुछ फिक्शन चल रहा था, लेकिन ये दिक्कत भी तो है क्वांटम कंप्यूटिंग में। अगर हर एक इंटरेक्शन विद क्वांटम सिस्टम कहलाती है मेजरमेंट, तो फिर मैं अपने रिजल्ट्स कैसे लूंगा मनचाहे? मैं मनचाहे रिजल्ट तभी ले सकता हूं जब जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह बिहेव करे, वो सुपर पोजिशन में रहे, वो कई सारी स्टेट्स में रह सके एट द वेरी सेम टाइम। लेकिन ये चीज तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं जैसे ही मेजरमेंट करूंगा वो कई सारी स्टेट्स में से, तो उनकी तो स्टेट ही खराब हो जाएगी। मैं उनको मैनिपुलेट कैसे करूंगा?
फोटोन्स को या कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल्स को या एटम्स को। मुझे मैनिपुलेट भी तो करना है, जैसे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वैसे ही थोड़ी पड़े रहने देना है, मुझे उनको मैनिपुलेट करना है किसी तरीके से मनचाहा रिजल्ट लाने के लिए, कि इस तरह बिहेव करो इलेक्ट्रॉन्स, इन 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 पोजीशन में रहो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ बिहेव भी तो करवाना है, मैनिपुलेट भी तो करवाना है। और यहां पे तो बड़ी दिक्कत सी लग रही है, यहां तो टाइम ट्रेवल जैसी चीजें आ गई, ऐसा लग रहा है, ऑल्दो होता नहीं है, बट कैसे रिजॉल्व करें इसे, यही हम जानने वाले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, बट लेयर उसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले, हमारे उतने ज्यादा अभी काम के नहीं है, हम पहले उतना सीखेंगे जितना हमारे काम का है, फिर उसके बाद डिटेल में जाएंगे। तो YDSC का पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।